गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले हिंदी के पीरियड में हम लोगों ने पाठ की शुरुआत की थी। पाठ का नाम है पूर्ण विश्राम और आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 19। लेसन नंबर 8 पूर्ण विश्राम। लेखक है सत्यकाम विद्यालंकार और पेज नंबर है टेक्स्ट बुक का 19। हम लोगों ने शुरुआत की थी, लेखक का परिचय देखा था, उसके साथ साथ हमने जाना था गद्य संबंधी। गद्य के बारे में, गद्य संबंधी का मतलब है इस पाठ के बारे में हमने जाना था और हमें पता चल गया था कि यह जो पाठ हमारे सामने रखा है वह एक हास्य व्यंग है, यानी कि एक हास्यात्मक कहानी है और इस कहानी के आधार पर लेखक ने हमें समझाया है कि एकाध व्यक्ति जिंदगी भर भागा दौड़ी करता है, हर दिन की रोज़मर्रा की ज़िंदगी से परेशान होता है, तो उसे कभी कभी आराम की आवश्यकता होती है, विश्राम की आवश्यकता होती है। और यह देखकर वह व्यक्ति जब कभी आराम करने की सोचता है तो जैसे ही वह आराम करने के लिए या घूमने फिरने के लिए, हवा पानी बदलने के लिए कहीं दूर चला जाता है तो उसे घर की परेशानियां सताती है। यहाँ तक तो हमने गद्य परिचय से देखा ही है। अब हमने देखा था कि यहाँ पर इस पाठ में लेखक जो है वे कहते हैं कि मैं डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं ज़्यादा गंभीर तरीके से बीमार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा विश्राम करना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा मैं और मेरी पत्नी हम बहुत दिनों से दोनों सोच रहे हैं कि हम कहीं घूमने फिरने जाएंगे। इसीलिए लेखक कहते हैं कि मैंने मेरे पत्नी को बताया कि हम जुहू की तैयारी करेंगे और जुहू जाकर वहाँ पूर्ण विश्राम ले लेंगे। लेखक कहते हैं आगे कि पूर्णिमा की एक दिन बाद पूर्णिमा थी, यानी कि पूनम की रात थी। और लेखक यह भी कहते हैं कि पूनम की रात का मज़ा जुहू बीच पर ही आता है, इसलिए दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी और अलार्म बेल लग गया। सुबह दोनों उठे, जैसे ही उठे श्रीमती ने कुछ बातें लिस्ट बनवाई, सूची तैयार की कि क्या क्या लेकर जाना है, कौन कौन सी चीज़ें आपने साथ में होनी चाहिए, दवाइयाँ लेनी है, या उसके साथ साथ लेखक कहते हैं कि यहाँ तक ही नहीं कि ट्यूब वाल रबर सोल्यूशन, 1 गैलन इंजन ऑयल आदि सारी चीज़ें पत्नी ने लिस्ट में या सूची में लिखी। दिन भर दौड़ धूप करके, लेखक कहते हैं आगे कि दिन भर मैंने दौड़ धूप करके पाय धुनी के से एक मिस्त्री को ले आया। पाय धुनी का मतलब मैंने उस दिन बताया था कि मुंबई में एक जगह का नाम है पाय धुनी और वह जगह है भिंडी बाजार में। सुबह से शाम हो गई मगर शाम तक 4 में से 2 खिड़कियों की चटकानें भी नहीं कसी गई। मोटार के लिए ज़रूरी सामान लाते लाते रात तक दिल की धड़कन दुगनी हो गई थी, यानी कि वे बेचारे थक गए थे। और लेखक कहते हैं कि रात सोने लगे तो श्रीमती जी ने आश्वासन देते हुए कहा, श्रीमती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पर दिन भर थक गए हैं, दिन भर हमने भागा दौड़ी की है, तो कोई बात नहीं, कल जुहू बीच पर जाकर हम क्या करेंगे, हमारी थकावट दूर करेंगे और हम विश्राम करेंगे। आगे देखिए, अब पेज नंबर 19 पर ही मैं पढ़ रही हूँ, आखिरी का पैराग्राफ। श्रीमती जी ने अपने कर कमलों से घड़ी की घुंडी घुमाकर अलार्म लगा दिया और खुद बाहर जाकर मोटर का पूरा मुआयना करके यह तसल्ली कर ली कि सूची में लिखा सब सामान आ गया या नहीं। लेखक कहते हैं यहाँ पर कि उनकी जो पत्नी है उसने अपने हाथों से ही घड़ी का अलार्म घुमाया और देखा कि अलार्म लगा दिया और खुद यानी कि अलार्म सेट करके वह बाहर चली गई मोटार के पास और उसने मोटार का क्या किया, मुआयना किया। मुआयना का मतलब है निरीक्षण करना,
बारकाई से परीक्षण करना या जांच करना, आप वहाँ पर लिख सकते हैं। और यह देखकर उसने तसल्ली कर ली। तसल्ली का मतलब है टू मेक श्योर कि सूची में जितनी भी या लिस्ट में जितने भी चीज़ें मैंने लिखी है वह सब सामान आया है या नहीं। सुबह 5 बजते ही अलार्म ने शोर मचाया। रोशनी होते न होते जुहू की तैयारी चरम सीमा पर पहुंच गई। यानी कि जैसे ही दिन निकला, इन दोनों की यानी कि लेखक और लेखक की पत्नी की जुहू जाने की तैयारी ने जोर पकड़ लिया। चरम सीमा पर पहुंच जाना इसका मतलब है एकदम हाई पॉइंट पर पहुंच जाना। इसका मतलब है कि सब काम फटाफट फटाफट निपटा रहे थे वो लोग। जाने का उत्साह था, क्यूरियासिटी। हम भी पिकनिक के लिए जब निकल पड़ते तो हम किस जोश में होते हैं और किस तरीके से हम हमारी प्रिपरेशन करते हैं, पूरी तैयारियां करते हैं कि नहीं। और हमारा हाथ बटाने के लिए हमारे माता पिता होते हैं, वे बेचारे भी हमारे काम में सहयोग देते हैं, सारी हमारी पूरी तैयारी करा देते हैं, टिफ़िन बॉक्स भरा देते हैं, पानी की बोतल दे देते हैं, रुमाल देते हैं हाथ में, चाहिए तो मोबाइल फ़ोन देते हैं। उसके साथ साथ क्या करते हैं, वह आपको अगर पानी में जाना है तो उसके लिए एक कपड़े का जोड़ निकाल के एक बैग में भरा देते हैं। उसी तरह इन दोनों की भी तैयारियां एकदम चरम सीमा पर पहुंच गई। फटाफट तैयारियां करने लगे। लेकिन हुआ क्या है अचानक से, देखो कभी कभार बेचारे बाहर निकले हैं जाने के लिए, तैयारी करने लगे हैं, तो उतने में ही देखो क्या हो गया है, स्टोव को भी आज ही धोखा देना था। यानी कि उनके घर में जिस स्टोव पर खाना बनाते थे, पकाते थे, वह स्टोव खराब हो गया। जैसे हो सकता है ना, कभी कभार ऐसे हमारे घर में भी होता है। हम देखते हैं आमतौर पर हमें शादी के लिए जाना होता है कहीं हमारे मेहमान रिश्तेदारों के यहाँ, या हमारे दोस्तों के घर में हमें जाना होता है, तब हम तैयारियां करने लगते हैं और अचानक से हमारी गैस सिलेंडर चली जाती है। ये ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी लेखक के घर में भी यही समस्या उत्पन्न हुई है, निर्माण हुई है। स्टोव को आज ही खराब होना था, वह धोखा देने लगा। वह हर मिनट बूझने लगा। क्या करने लगा, अच्छे से काम नहीं कर रहा था, हर मिनट वो बूझने लगा था। स्टोव पुराने ज़माने में, यानी कि ज़्यादा पुराने ज़माने में नहीं, अभी 10 साल के पहले लोग सिलेंडर के बजाय स्टोव पर खाना पकाते थे। आज तो हर घर घर में सिलेंडर है। आधा घंटा उसमें तेल भरने धोखनी करने में चला गया। लेखक कहते हैं कि हमारा समय यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि उसके लिए आधा घंटा लगा। एक तो उसमें सबसे पहले तेल भरना पड़ा, तेल का मतलब है केरोसिन डालना पड़ा, केरोसिन के ऊपर स्टोव चल जाता है, और धोखनी करने में चला गया। धोखनी का मतलब है हवा भरना, लिखिए वहाँ पर। आखिर चाय का प्रोग्राम स्थगित कर दिया गया और दोनों ने क्या किया, फिर चलो चाय नहीं चाहिए, अभी लेट हो रहे, तो दोनों ने क्या किया, रुकवा दिया। चाय पीने का मन ही बदल दिया, कैंसिल कर दिया। स्थगित करना यानी कि रुकवा देना। और हम दत्तचित्त हो तैयारी में जुट गए। लेकिन लेखक कहते हैं कि हम पति पत्नी फिर से एकाग्र होकर जो भी बची हुई तैयारियां है उसमें जुट गए। मानो लेखक ने यहाँ पर एक अच्छा बात बताई है अच्छे से। वाटरलू जाने से पहले नेपोलियन ने भी ऐसी तैयारी न की होगी। लेखक कहते हैं कि हम इतनी अच्छी तैयारी करने लगे, मानो नेपोलियन ने भी कभी ऐसी तैयारी जिंदगी में की नहीं होगी। ऐसी महत योजनाओं के संपन्न करने में हम पति पत्नी परस्पर सहयोग भावना से काम करने पर विश्वास रखते हैं। महत योजनाएं यानी कि जब भी कोई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली होती है, योजना बनाने की हम सोचते हैं, तो हम पति पत्नी क्या करते हैं, एक दूसरे का सहयोग देते हैं और इस सहयोग देने वाली चीज़ पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। यानी कि हर एक ने दूसरे की मदद करनी चाहिए। सहयोग भावना, मदद करना, सहायता करना, एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। कभी कभी लोग होते हैं कि सहायता नहीं करते हैं, वे अपनी ही सोचते हैं, उस कारण दूसरों को भी लेट होता है। तो लेखक कहते हैं हम कभी ऐसी कोई बड़ी योजना होती है या कोई कार्य होता है तो उसमें क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं इस बात में, तब भी सफल हो सकती है कौन सी भी योजना, कौन सा भी कार्य, जब हम एक दूसरे का सहयोग करें।
यानी कि जब हम एक दूसरे की सहायता करेंगे, मदद करेंगे। सहयोग करना मुहावरा है, अंडरलाइन करो। सहयोग करना, मदद करना या सहायता करना। सहयोग भावना, आगे देखिए पेज नंबर आपका है 20 अभी। सहयोग भावना हमारे जीवन का मूल मंत्र है, हमारे जीवन का बेसिक रूल। मूल मंत्र का मतलब क्या है? बेसिक रूल, या हमारे जीवन की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ क्या है जिसे हम मानते हैं, या हमारे जीवन का उसूल क्या है? तो सहयोग करना, एक ने दूसरे का साथ निभाना या मदद करना। सहयोग किस तरीके से होता है आगे दिया है, अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। मन से भी एक दूसरे का साथ देना है। समझो एक आध कोई बीमार व्यक्ति है और आप उसको मिलने के ले गए, तो आप अगर उसे कहोगे कि चलो ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लेना, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे, यानी आपने क्या किया? उसे तसल्ली दी है। इसका मतलब है आपने मन से वह रिश्ता या साथ निभाया। वचन, कभी कभार लोग कहते हैं ना कि कठिन परिस्थिति में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, जब भी कोई मुश्किल आए मुझे याद कर लेना। इसका मतलब है कि वह इनडायरेक्टली क्या करते हैं? प्रॉमिस करते हैं, वचन करते हैं कि कोई भी दिक्कत आए तो मैं आपका साथ जरूर दे दूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। और कर्म, कर्म का मतलब है कार्य, कृति करना। कई बार लोग क्या करते हैं? बोलते नहीं, मदद करते हैं। यानी कि एक आध व्यक्ति कहेगा कि आज मेरे पास पैसे नहीं है, दूसरा उसे कोई तसल्ली नहीं देगा, कोई वचन नहीं देगा, बल्कि लाकर उसे खाना देगा या पैसे देगा। इससे पता चलता है हमें कि वह कार्य करता है, यानी कि एक्चुअल एक्शन से ही वह मदद करेगा। 3 बातें बताइए, मन, वचन और कर्म, इन तीनों से सहयोग होता है। सहयोग किससे होता है? अंडरलाइन करके रखिए वहाँ पर। हो सकता है एक्टिविटी भरने के लिए आएगा या एक वाक्य का उत्तर आएगा। सहयोग मन, वचन, कर्म, इन तीनों से होता है। जीवन का यह मूल मंत्र है। मुझे भूलना न था, यह मैं भूल नहीं गया था। और यह जो कहते हैं हम उसे मूल मंत्र, बेसिक रूल, मुझे पता था, मुझे याद था, मैं इसे भूला नहीं था। श्रीमती जी मुझे मेरे कर्मों की याद दिलाने लगी और मैं उनके उपकार के बदले उनकी चिंताओं में हाथ बटाने लगा। श्रीमती जी बार बार कह रही थी ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, और मैं उन्हें बता रहा था कि आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मैंने याद दिलाया, पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। अभी एक दूसरे को क्या क्या रिमाइंड कर रहे, याद दिला रहे कि ये चीज़ ली क्या, वो चीज़ ली क्या। देखो यहाँ पर लिखा है पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार जरूर रख लेना। अंडरलाइन करो, आपको मैच द फॉलोइंग भरने के लिए भी आ सकता है। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूंगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना न भूल जाना। पत्नी ने कहा है ठीक है, मैं अचार तो रख ही लूंगी, पर तुम समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर रखना मत भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है, क्योंकि मैंने लेखक की पत्नी जो है उन्होंने पढ़ा नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है मैं अचार रख लूंगी, पर तुम क्या करो, न्यूज़पेपर रखो या समाचार पत्र रखो, क्योंकि मैंने अभी तक उसे पढ़ा नहीं। मैं बोला वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। गुलबंद यानी कि ऊनी कपड़ा, लाइक स्वेटर, क्या कहते हैं हम उसे, गले से उसको गले में से पहनते हैं, और गुलबंद यानी कि गले तक वह पूरा फिट हो जाता है और ऊनी होता है, और उसके साथ साथ क्या कहते हैं हम उसे, ठंड से बच सकते हैं हम लोग, लाइक स्वेटर ओनली, पर पैरों तक होता है। गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। कहाँ से लाए थे वे लोग उसे? कश्मीर से लाए थे। जुहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है, क्योंकि जुहू पर आपको पता है जुहू समुद्र किनारे स्थित है, वहाँ पर तेज़ हवाएं चलती है, और वह हवाएं किस तरह की है? ठंडी हवाएं है। सर्द का मतलब है ठंडी हवाएं।
जूहू पर बड़ी सर्द हवाएं चलती है। गुल बंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना न भूल जाना। बेदिंग सूट नहाने के वक्त जैसे आप लोग पानी में चले जाते हैं स्विमिंग सूट पहनकर, उसी तरह बेदिंग सूट होता है, वह रखना न भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा, नहीं तो नहा नहीं पाएंगे। और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गजब हो जाएगा। यानी कि पति उसे समझा रहा है कि तुम गजब कैप भी तुम रबर की कैप भी रख लेना, अगर तुम नहीं रख पाई तो फिर परेशानी हो जाएगी। वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। क्या कहा है कि साथ ही साथ मैं वो सब तो रख ही लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर यानी कि लिखने के लिए कोई पेपर रखो, लिफाफे रखो, राइटिंग पैड भी रखो। पैड आप सब लोगों को पता है, राइटिंग पैड का क्या करोगी? देखो क्या पूछा है पति ने, तुम राइटिंग पैड से क्या करोगी? पत्नी ने उत्तर दिया है, जवाब दिया है, अंडरलाइन करो। कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जूहू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी। यानी कि मेरी माँ ने मुझे खत लिखा है बहुत दिनों से, और मैंने उन्हें कोई रिप्लाई नहीं दिया है, फिर से वापस मैंने उन्हें चिट्ठी नहीं लिखी है, तो मैं क्या करूँगी, वहाँ पर खाली बैठे मुझे समय मिलेगा, फुर्सत मिलेगी, तो मैं वहाँ बैठकर वह चिट्ठी लिख दूँगी। यो तो वक्त भी नहीं मिलता, घर में तो मुझे वक्त ही नहीं मिलता। लेखक की पत्नी जो है वह कहती है कि घर में मुझे यो तो वक्त ही नहीं मिलता। और ज़रा वे चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, और साथ ही साथ जिसको रिप्लाई करना है या फिर से वापस जवाब देना है, वह सारी चिट्ठियाँ भी रख लेना। चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके दोगे? अगर चिट्ठियाँ घर पर ही छोड़ दी गई या छूट गई तो रिप्लाई किस बात का दे दूँगी? और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उसका भी भुगतान करना है, उन्हें भी डाल देना। देखो अभी ये दोनों जो है पति पत्नी घूमने के लिए जूहू बीच पर जा रहे हैं, लेकिन इन्हें सारी घर की परेशानियां सामने दिखाई दे रही। पहले तो क्या कहा है कि लेखक की पत्नी जो है वह कहती है कि मेरी माँ की चिट्ठी बहुत दिनों से आई है, मुझे उनको जवाब देना है, इसलिए आप क्या करो, वह चिट्ठियाँ साथ में ले लो, क्योंकि वहाँ पर मुझे फुर्सत मिलेगी, थोड़ा समय मिलेगा तो मैं जवाब दे पाऊँगी। घर में मुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती या वक्त ही नहीं मिलता है। उसके साथ साथ और भी कहा है कि कई लोगों की और भी चिट्ठियाँ आई है, तो उनको भी मुझे रिप्लाई देना है या जवाब देना है, वह सारी चिट्ठियाँ भी ले लो, वरना अगर वह चिट्ठियाँ घर पर ही रहेगी तो मैं जवाब किस तरीके से दे दूँगी। साथ ही साथ कहा है, देखो अभी कि बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, बिजली का बिल भरो, बिजली का बिल आपको पता है, साथ ही साथ बीमा का नोटिस भी आ पड़ा है, उनका भुगतान कराना है। भुगतान यानी कि जाकर पैसे दे देने हैं, पैसे भरने हैं। आज तो हम घर बैठे मोबाइल पर फ़ोन पे कर सकते हैं, और उस कारण हमें इन सारी परेशानियों से हम लोग बच जाते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, फ़ोन पे नहीं था, इसीलिए ये सारे भुगतान करने के लिए वे लोग सोच रहे। उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ जाएगा, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। पत्नी और एक बात समझाती है पति को कि तुम अगर धूप का चश्मा यानी कि सन गॉगल अगर भूल गए तो सर का दर्द चढ़ जाएगा, यानी कि सर दर्द होगा धूप के कारण, धूप की वजह से। इसलिए लेखक की पत्नी उन्हें समझाती है कि तुम क्या करो, अपने साथ छतरी भी रखो, छाता रखो। अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। क्या करो, सनस्क्रीन, जिससे औरतें क्या करती है, लगाकर बाहर निकलती है, धूप में चली जाती है, वरना नहीं तो उन्हें डर रहता है कि मेरी त्वचा जो है, मेरा चेहरा जो है काला पड़ जाएगा, शाम तक छाले न पड़ जाए। वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। समुद्र के किनारे जो पानी होता है समुद्र का, उसके कारण वहाँ पर उसकी भाप बनती है, इसलिए वहाँ पर हमें ज़्यादा
धूप का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर भी कहा है कि वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। करारी का मतलब है बहुत ही तेज धूप वहाँ पर होती है। श्रीमती जी कहती तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। श्रीमती हर एक चीज़ के लिए पति से कहती थी, हाँ रख लूँगी, ये ले लूँगी, वो कर लूँगी, लेकिन बेचारी क्या ढूंढ रही थी? ऐसे इतनी गड़बड़ी में वह खुद ढूंढ रही थी नेल कटर, यानी कि जिससे नाखून काटे जाते हैं। कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। देखो क्या क्या चीज़ें मिली थी उसे। कैंची मिल गई थी, ब्रश मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिला था, इसलिए वह बेचारी बहुत घबराई हुई थी। लेखक कहते हैं, मैंने कहा जाने दो, नेल कटर बाकी सब चीज़ें तो रख लो। लेखक कहते हैं, मैंने उसे समझाया कि चलो छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं है, नेल कटर नहीं मिला तो कोई बात नहीं, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन कर दूंगा। लेखक, आपको पता है कि लेखक है, इसलिए इनके पास बहुत सारी किताबें आती है। उन्हें पढ़कर लेखक को उन किताबों के ऊपर समालोचना करनी होती है। समालोचन का अर्थ होता है क्रिटिसाइज, यानी कि जो किताब या जो बुक आपके हाथ में है उसके बारे में आपको आपकी राय देनी होती है, चाहे वह अच्छी राय हो या बुरी राय। बुरी नहीं कह सकते हम उसे। लेखक ने जो भी लिखा है उसके बारे में अच्छी बातें बताओ या दोष बताओ, गुण बताओ या दोष बताओ। जब दूसरा लेखक ऐसा करता है तो उसे समीक्षक कहा जाता है, और जो वह लिखता है उसे समालोचन कहा जाता है। तो ऐसी बहुत सारी किताबें लेखक के पास आई थी, उनके ऊपर उन्हें पढ़कर समालोचन करना था। समालोचन का अर्थ समझ में आया? टू क्रिटिसाइज ऑन दैट बुक। क्रिटिसाइज का मतलब है सारे दोष नहीं बताने हैं, बल्कि अच्छे गुण भी होते हैं। लेखक ने जो भी लिखा है उसके बारे में अच्छी बातें बताना, और साथ ही साथ अगर कोई दोष है तो वह भी बता देना, उसे समालोचना कहते हैं। लेखक ने क्या किया है कि खुद के लिए, देखो वहाँ लिखा है, इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचना के लिए आई थी, और सोचता था कि फुर्सत से समालोचना कर दूंगा। समालोचना का मतलब है समीक्षा, क्रिटिसाइज। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली। कितनी किताबें डाली? देखो किताबें छोटी छोटी नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी किताबें होती है। पता नहीं अभी ये लोग कितने दिन रहने वाले वहाँ पर जूहू बीच पर, लेकिन लेखक ने तो 3 किताबें अपनी थैले में डाल दी है। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली का मतलब है झोंकना, इसका मतलब है डाल देना। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हुई थी, और एक शौक निकल आया था, हॉबी जिसे हम कहते हैं। कि कौन सी हॉबी थी नई लेखक की? कि कविता मैं कर लूँगा। उनकी कई कर्तनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कर्तनें कट करके रखते हैं ना हम न्यूज़पेपर में से, कुछ इधर का उधर का, पिक्चर्स होते हैं, कभी कभी एक आध आर्टिकल अगर हमें अच्छा लगा तो हम उसे कट करके रखते हैं, तो उसे कर्तन कहा जाता है। कर्तन का मतलब है कटा हुआ हिस्सा। इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा किया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूहू से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। देखो लेखक कहते हैं कि मुझे अगर काव्य करना है, कविताएं लिखनी है, तो जूहू बीच जो है या जूहू जो है वहाँ से उससे अधिक अच्छी जगह मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। इस तरीके से यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। बचा हुआ हिस्सा इस पार्ट का हम लोग अगले पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज यहाँ पर ही रुकते हैं।